नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीलेश विद्यार्थी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं श्री राजमोहन सर। आपने किन्नर समाज पर शोध किया हुआ है और साथ ही साथ आप गुलाबचंद प्रसाद अग्रवाल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। तो सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट चैनल में। अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए दर्शकों को। जी, जैसा कि आपने बताया, मैं पीएचडी पूर्ण कर रहा हूँ स्नातकोत्तर विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची से जी। और मेरा वर्षों से किन्नर समुदाय पे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आलेख छपा है। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप यही विषय क्यों चुना, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि लोग इस पर बात करने से भी घबराते हैं। तो आपने ये किन्नर समुदाय पर ही क्यों चुना पीएचडी करने के लिए? देखिए, ये जो किन्नर समुदाय है वो अभी के समय में बहुत ही संवेदनशील विषय है। जी जी। जैसा हम सभी जानते हैं कि 15 अप्रैल 2014 से पहले किन्नर समुदाय की कहीं चर्चा न थी, न तो इनके सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकार थे। किंतु 2014 के बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें एक विशिष्ट लिंग के रूप में दर्जा दिया है, उसके बाद से इनके ऊपर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। और जिस तरह से ये दबे कुचले और वंचित और शोषित और समाज और परिवार से बहिष्कृत समुदाय हैं, वाकई में इनके समुदाय के ऊपर पीएचडी कार्य होने ही चाहिए। और हम अपने पूर्व शोध निर्देशक डॉक्टर सुरेंद्र पांडे सर का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने इस विषय पे अपने अंदर मुझे पीएचडी कराने के लिए चयन किया उसमें। कि किन्नर समाज आज के समय में उनके साथ क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या क्या परेशानियां हैं उनके साथ, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल। देखिए, किन्नर समुदाय के जन्म से लेकर के मृत्यु तक कई समस्याएं और कई चुनौतियां हैं। लेकिन आपने यदि चुनौतियां की बात की है तो हम आपको बता दें कि सबसे पहली उनकी चुनौतियां होती है लैंगिक पहचान की, कि आखिर वो अपने आप को किस रूप में पहचान अपने आप को दे। दूसरी चुनौतियां होती हैं उनकी सामाजिक एवं पारिवारिक बहिष्करण की। वो हमारे और आपके जैसे वो भी एक सामान्य इंसान हैं, लेकिन लिंग भेद के कारण बाल्य अवस्था में ही उनको परिवार से जो है बहिष्कृत कर दिया जाता है। दूसरा होता है रोजगार का संकट। उनके ऊपर रोजगार का एक बहुत बड़ा संकट होता है कि हमारे और आपके बीच में जब वो काम के लिए जाते हैं या अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पे जब वो कहीं रोजगार के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि लिंग भेद के कारण उन्हें किसी भी तरह की कोई रोजगार नहीं दी जाती है। जब ये अपने अध्ययन के लिए स्कूलों में जाते हैं तो लैंगिक भेदभाव के कारण इनकी तमाम संघर्ष एवं चुनौतियां भरी इनकी जिंदगी होती है। अभी जो 2026 में बिल आया है इनके ऊपर ही, किन्नर समाज के ऊपर ही, तो इस पर आपका क्या राय है? क्योंकि इसमें दो पक्ष थे, सरकार का पक्ष था एक, और जो किन्नर समाज के लोग थे या फिर जो इनके सपोर्टर है उनका था कि विरोध कर रहे थे, और सरकार का कुछ और पक्ष था। तो आप इस पर प्रकाश डालिए कि क्या सही है क्या गलत है, आप किस पक्ष में हैं? देखिए, यहाँ पक्ष की बात नहीं है, यहाँ बात है गहन अध्ययन की। और जब आप उनके बारे में जानिएगा, जब आप उनकी परिभाषा को देखिएगा, वही परिभाषा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो आपको पता चलेगा कि अभी का जो आपका ट्रांसजेंडर बिल 2026 है वो उनके पहचान का भी संकट है और उनके संस्कृति के अस्तित्व की भी सवाल उठाता है। कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये स्वीकार किया है कि ट्रांसजेंडर स्वयं को घोषित कर सकते हैं कि हम ट्रांसजेंडर हैं, और एफिडेविट के माध्यम से वो अपना जिला मजिस्ट्रेट के सामने और जिला चिकित्सा पदाधिकारी के सामने जो अपना घोषणा कर सकते थे, वो उसका ठीक विरोध आप जब देखेंगे 2026 में ट्रांसजेंडर बिल 2026, तो उसमें ये दोनों को खत्म कर दिया है। यहाँ पे कहता है कि ट्रांसजेंडर खुद अपने आप को स्व घोषित नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे जो जिला मजिस्ट्रेट और जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं उसका घोषणा करेंगे या वो डिसाइड करेंगे कि आप ट्रांसजेंडर हो या आप ट्रांसजेंडर नहीं हो। इसलिए पूरे देश में ट्रांसजेंडर बिल 2026 का विरोध हो रहा है और ये इसे सरकार को बड़ी
सहजता से इसको वापस ले लेने चाहिए। इसका गलत फायदा उठा सकते हैं या उठा रहे हैं, तो वो लोग उनको बाहर करना चाहते हैं, तो इस पर आपका क्या मतलब हाँ, इस पे एक किया जा सकता है कि जैसे ट्रांसजेंडर बिल 2019 जो आया था उसमें लिखा हुआ था कि ट्रांसजेंडर अपना लैंगिक पहचान देने के लिए वे स्वयं को तो घोषणा करें ही करें, और साथ में जिला मजिस्ट्रेट के भी लोग रहेंगे और जिला चिकित्सा के पदाधिकारी भी रहेंगे। उस बोर्ड में ट्रांसजेंडर लोग भी बैठते थे और वो उनको सर्टिफाइड करते थे। तो हाँ, ये है इसके अंदर ये फीलिंग है, इसका जो शारीरिक हाव भाव चाल चलन जो ढंग है वो वाकई में एक स्त्री और पुरुष से बिल्कुल अलग है जी। क्या इंडिया में LGBTQ कम्युनिटी को क्या लोग समझ पा रहे हैं? यदि आप एक दशक पहले और आज के परिप्रेक्ष्य में यदि आप तुलनात्मक ढंग से जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग LGBTQ के बारे में जानना भी पसंद कर रहे हैं और इन्हें समझना भी प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि आज ट्रांसजेंडर बिल में संशोधन हो रहे हैं, लोग इनके बारे में सोचना और समझने का प्रयास भी हो रहा है, चर्चाएं लोग कर रहे हैं। जैसे आप भी PhD कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये सब हो रहा है देश में, तभी हो रहा है, ये सही बात है। तो LGBTQ जो है ये कम्युनिटी, इसमें आज जो पहले था कि इसको छुपा करके लोग रखते थे, अब है कि ओपन हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ। घर में भी अपने माँ बाप को पहले बताने से डरते थे, अभी बहुत सारे ऐसे वीडियो हमने भी देखा है कि बच्चे, कुछ लड़के हैं जिनके अंदर ऐसी भावना है कि वो लड़का होते हुए उनके अंदर लड़की वाली फीलिंग है, तो अपने माँ बाप को बता पा रहे हैं। लेकिन मेरा ये एक कंसर्न ये है कि समाज में या फिर जो संस्कृति के नाम पर, सभ्यता के नाम पर जो उनके ऊपर होता है कि ये हमारे सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है, अपने जेंडर को ट्रांस करना, बदलना, तो इस पर आपका क्या राय है, क्या आप दृष्टिकोण रखते हैं इस पे? देखिए, कोई व्यक्ति के अंदर यदि अनवांटेड चीज चला आता है तो वो व्यक्ति हमेशा चाहता है कि हम इसे हटा ही दें। उसी तरह से मान लिया जाए कि एक यदि पुरुष के तन में यदि स्त्री की आत्मा यदि प्रवेश करती है या आत्मा है तो वो व्यक्ति अपने आप को न तो स्त्री के रूप में कंफर्ट समझता है, न तो पुरुष के रूप में कंफर्ट समझता है, इसलिए कि शरीर तो उसका पुरुष का है और मन जो है वो स्त्री का है। तो इसलिए वो व्यक्ति आज के समय में जहाँ शल्य चिकित्सा इतना आसान हो गया है कि जहाँ पे जेंडर चेंज करा करके, लिंग चेंज करा करके आदमी अपने मन के मुताबिक खुशी पूर्वक जीवन जी सके, यदि ऐसी शल्य चिकित्सा यदि आई है तो लोग इसका बड़ी आसानी से लोग करा लेते हैं और एक इसको कराने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि लोग कंफर्टेबल समझते हैं कि मैं स्त्री के रूप में अगर हम अपने आप को जिंदगी जीवन यापन करें तो शल्य चिकित्सा कराने में कहीं कोई असुविधा नहीं है। कुछ जोड़ना चाहता हूँ, जैसे लोगों का क्या कहना है ना कि आप जो भगवान ने दिया है उसमें आप छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपके अंदर फीलिंग है, ठीक समझ में आता है कि आपके अंदर जो हो उससे विपरीत फीलिंग है, लेकिन अपने अंगों को काट छाट करना, ये मतलब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, मतलब अपने शरीर के साथ भी आप छेड़छाड़ कर रहे हो और जाति कर रहे हो आप जी। देखिए, इसको ऐसे समझना है कि जब ये चीज विज्ञान या चिकित्सा पद्धति नहीं आई थी उस दिन तक इसे छेड़छाड़ आप कह सकते थे, लेकिन अभी के समय में यदि आपके शरीर में कुछ उस तरह के यदि जटिल बीमारी आती है तो क्या आप उसे शल्य चिकित्सा कराते हैं कि नहीं करा लेते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारा शरीर यदि प्रकृति ने पूर्ण नहीं बनाया है और वो साधारण सी शल्य चिकित्सा कराने से यदि मेरा शरीर पूर्ण हो जाता है तो यहाँ पे शल्य चिकित्सा कराने से शरीर के साथ में छेड़छाड़ या प्रकृति के साथ में कोई छेड़छाड़ हम इसको नहीं समझते हैं। तो आत्मा की दृष्टि से तो अपन सब मतलब शरीर नहीं है, शरीर से अलग है, तो शरीर कैसा भी हो, अपन यदि आत्मा पर ही जा करके जिए तो आत्मा का तो कोई लिंग, कोई आकार नहीं है, तो फिर अपना लिंग क्यों चेंज करवाना। यहाँ पे जो फीलिंग जो है ना, फीलिंग समझिए इसको, शरीर और आत्मा से, आत्मा सा मतलब है बिहेवियर से, अच्छा। अपने
फीलिंग से, तो जब हमारी फीलिंग एक स्त्री का है, आप बताइए, आप यदि पुरुष हो, यदि आपको बोला जाए कि आप स्त्री का रोल अदा कीजिए जिंदगी भर या पूरे दिन भर, तो मुझे नहीं लगता है कि आप स्त्री का रोल कर पाएंगे। सब चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल होंगी। जी, आज बड़ी जरूरी है कि समाज के लोग इस समुदाय के ऊपर गहन चर्चा करें और इन्हें समझने का प्रयास करें। ये आपको जानकर बड़ी ताजुब होगी कि समाज में लोग अपने घरों में कुत्ते को पाल लेते हैं, भेड़ बकरी को पाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही घर में पता चलता है कि मेरे घर का एक सदस्य न तो पुरुष है न तो स्त्री है, उसे घर से बहिष्कृत कर देते हैं। इतना ही नहीं, उससे पहले उस पे हजारों तरह के हिंसाएं होती है, जुल्म होती हैं, उन्हें घूट घूट कर मरने के लिए लोग विवश कर देते हैं। अंततः वो व्यक्ति अपना घर परिवार को छोड़ करके और अपने समुदाय, अपने संस्था में कहीं ना कहीं शरण ले लेता है। आज पॉलिटिक्स में खास करके दबे कुचले लोगों के लिए बहुत चर्चा होता है, तो क्या या अल्पसंख्यक के लिए, तो क्या ये अल्पसंख्यक नहीं है या ये दबे कुचले नहीं है? इनके ऊपर तो और ज्यादा अत्याचार होता है, समाज में इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो क्या इनके ऊपर, इनके लिए पॉलिटिक्स में चर्चा नहीं होना चाहिए? पार्लियामेंट में इनके लिए कुछ ऐसा विधान नहीं आना चाहिए जिस पर चर्चा हो, बहस हो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक राज्य को यह निर्देश दिया है कि प्रत्येक राज्य में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हो। जो आज लैंगिक पहचान की समस्या आ रही है, ये पहचान की समस्या भी खत्म होगी और इनकी जो भी समस्याएं जो है वो समस्याएं भी वहीं से दूर होगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पड़ोसी राज्यों में तो किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है, लेकिन झारखंड में आज तक किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। अभी समाज में ये समुदाय पर ओपन चर्चा, खुला चर्चा नहीं होता है, तो क्या इस पर चर्चा होना चाहिए? जैसे क्या है, कहीं आप चर्चा इस टॉपिक पे आप करते हो कि किन्नर समुदाय या LGBT की कम्युनिटी पे, तो आपको मतलब एक अलग दृष्टि से देखा जाता है एक भीड़ के द्वारा। क्या इस पर खुला चर्चा होना चाहिए? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, समाज में जैसे जैसे सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे इनके ऊपर चर्चाएं प्रारंभ होगी। 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट ने ही यह विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है। इसको ऐसे हम समझे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने प्रत्येक विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिया है कि आप अपने महाविद्यालयों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन समुदाय के ऊपर सेमिनार कराएं, वेबिनार कराएं, वर्कशॉप कराएं और तमाम तरह के इनको आप प्रोटेक्ट करें ताकि इस समुदाय के ऊपर लोगों का ध्यान जाए, ध्यान आकृष्ट हो। कुछ लोग जब आप चर्चा करते हो ये ओपन, तो या तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि या तो ये वैसा ही कैटेगरी का है या फिर उधर क्यों झुक रहा है। मतलब ये एक ऐसा नजरिया है समाज में, बड़ा निगेटिव नजरिया आप कह सकते हो जी, कि आप ऐसा चर्चा करो तो भी आपको गलत देखा जाएगा कि शायद ये भी वही कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अंदर से शायद वो भी वही है। कि छक्का शब्द जो है वो गाली की तरह प्रयोग किया जाता है समाज में बहुत ज़्यादा, या गे शब्द भी। तो ये सब ओपन चर्चा यदि होने लग जाए, इनके लिए जो सहानुभूति बढ़ने लग जाए और समाज में एक सकारात्मक लोग विचारधारा के बनेंगे जिससे उनको भी अच्छा लगा जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो आपको कुछ ऐसा इंसिडेंट बताइए कि जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक छू गया हो, ऐसा कुछ हुआ तो बताइए। वो माह लगभग मार्च महीने 2018 की बात होगी, जब मैं पटना से जमालपुर के लिए सफ़र कर रहा था जी। उस समय ट्रेन में गा बजा करके बधाई मांगने वाले कुछ किन्नर आए थे। बिल्कुल, वाकई में मैं आपको क्या बताऊं, मेरी एक कहानी भी उस पर प्रकाशित है। वो इतनी सुंदर थी कि वो सामान्य व्यक्ति को देख लेने के बाद मैंने वो मंत्र मुग्ध कर देती थी। और सिर्फ उसकी गलती यही थी कि वो किन्नर के रूप में जन्म ली थी और वो इतनी सुंदर काया के बाद भी वो जब लोगों के पास जब हाथ फैलाती थी कुछ पैसे के लिए, तो यह काफ़ी मेरे दिल को हर्ट कर रहा था, दिल पर चोट मार रहा था कि वो भी इंसान मेरे और आपके जैसा
हमारे पिताजी, आपके जैसा, मेरे जैसा, उसका भी एक अपना परिवार होगा, लेकिन सिर्फ लिंग भेद के कारण इतनी सुंदर किन्नर को उन्होंने घर से परित्याग कर दिया और वह दर दर भटक करके दूसरे को 2-4 बात कटु बात सह करके भी वो भीख मांगने के लिए तैयार हैं। आप किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति का जब संघर्ष पढ़िएगा तो उसमें वो बोलते हैं कि किसी के पास हाथ मांगने के लिए फैलाना बहुत कठिन है। सही बात है। लेकिन उसके एवज में 2 बात किसी को कह देना है वो बहुत आसान है, लेकिन किसी के लिए भीख मांगने स्वरूप हाथ फैलाना बहुत कठिन है। तो मैंने वही देखा कि वो किन्नर कितनी असहजता से लोगों के बीच हाथ फैलाकर मांग रही थी भीख, और तो भी उसको लोग दुत्कार रहे थे। और यही इंसिडेंट मेरे अंदर आया और मुझे लगा कि ये भी जो समुदाय है, जो अदृश्य समुदाय है, जो कहीं आसपास देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इनकी भी एक समाज में सम्मानजनक उपस्थिति है, तो क्यों ना हम इस समुदाय के ऊपर ही अपना पीएचडी काम पूरा करें। आप जब पीएचडी कर रहे थे तो आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो किन्नर समुदाय से हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या वो शादी सामान्य लोग से कर सकते हैं या फिर वो आपस में शादियां करते हैं, और शादी करते हैं तो उनका संबंध कैसे बनाते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, यह तो उन लोगों का निजी मामला है। हाँ। इस पे चर्चा करना कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपके ब्रॉडकास्ट के चैनलों को दर्शकों को उत्सुकता और बढ़ाने के ख्याल से इस पे हम आपसे बात करना ज़्यादा अच्छा उचित समझेंगे कि किन्नर समुदाय के लोग भी ठीक हमारे और आपके जैसे ही लोग हैं। जैसे आपको ज़िंदगी जीने के लिए एक जीवन साथी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें भी एक जीवन साथी की ज़रूरत होती है, जो उनके दुख को समझे, जो उनके दर्द को समझे, जो उनके खुशी में शामिल हो, जो उनके सुंदरता का तारीफ करे, जो उनके अदाओं पे थोड़ा सा बात करे। तो एक ऐसे कहें कि सामाजिक रूप से उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, सहायता की जरूरत होती है, और यह प्रत्येक किन्नर के जीवन में एक कमी खलती है कि उसका कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला सहयोगी व्यक्ति हो। तो विवाह का मतलब ये नहीं कि वो शारीरिक संतुष्टि के लिए ही वो शारीरिक संबंध ही बनाए। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज में भी 45-50 की उम्र में भी जब उसी तरह से कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती है तो पुरुष या स्त्री जो है वो विवाह करते हैं। तो विवाह का मतलब उनका शारीरिक संबंध से नहीं है, विवाह का मतलब उनका है कि अकेलापन कैसे दूर हो। ठीक उसी तरह से आप कई ऐसे किन्नर लोगों को देखिएगा कि जो ट्रांस मैन होते हैं वो ट्रांस वोमेन से शादी कर लेते हैं, और जो ट्रांस वोमेन होते हैं वो ट्रांस मैन से शादी कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे का फीलिंग साझा हो गया। तो किसी को पत्नी के रूप में मिल गई और किसी को पति के रूप में मिल गए, सुख दुख बात करने के लिए हो गए। लेकिन जो ट्रांस नहीं है वो कई कम्युनिटी होते हैं ना, इसमें अलग अलग विभाग होता है, तो वो आपस में शादियां करते हैं कि नहीं, और करते हैं तो मतलब, क्योंकि ये पब्लिक का प्रश्न है और मेरा भी प्रश्न है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस पे, तो मैं आपसे इसीलिए जानना चाह रहा था कि क्या वो जैसे गे वाला सिस्टम के लड़का लड़का से, भाई उसमें क्या होता है तो अपन ज़्यादा गहराई से नहीं जाएंगे जी। लेकिन इस पर थोड़ा सा आप हमको समझाइए कि क्या उनका तरीका है, उससे क्या बाल बच्चा जो बच्चे पैदा हो सकते हैं या नहीं होते हैं। हम तो पहले ही बोले ना कि विवाह का मतलब शारीरिक संबंध और जैव उत्पत्ति ही नहीं है, अकेलापन को दूर करना भी है, धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करना भी है। उसी तरह से आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, आप पड़ोसी राज्य का, तो वहाँ पे देखेंगे कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्यार से उन्हें हम दीदी कहते हैं, हमारे बहुत अच्छे उनके साथ में पारिवारिक संबंध जैसा हैं, वो हैं विद्या राजपूत दीदी। उन्होंने सामूहिक रूप से लगभग 8 से 10 किन्नर लोगों का उन्होंने सामूहिक शादियां कराई थी रायपुर में, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े राजनीतिक सेलिब्रिटी लोग आए हुए थे और उन्होंने शुभाशीष दिया था। और वो आपको यह जानकर काफ़ी ताजुब होगा कि वो शादियां कराई हुई आज भी सक्सेसफुल है, आज भी लोग वैवाहिक जीवन में जी रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि शादी कर सकते हैं, शादी अस्थायी रूप से लोग करके और अपना वैवाहिक जीवन भी यापन कर रहे हैं। तो क्या मतलब जो ये समाज से है,
जो LGBTQ या किन्नर समाज कह लो, और एक नॉर्मल समाज, नॉर्मल अपन आदमी है, जी जी, तो इन दोनों में आपस में शादियां होती हैं? LGBTQ और अन्य लोग में शादी करें या ना करें वो तो अब उनके और उनके ऊपर की बात है, लेकिन ऐसे भी कई अपवाद में आपको मिल जाएंगे जब आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो, कि जैसे कि कोई ऐसे पुरुष हैं जिनको कि बच्चे की चाहत नहीं है, उनके पास पहले से बच्चे हैं। तो ऐसे स्थिति में बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो कि किन्नर लोगों को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा। और वो अकेलापन अपना उसी से दूर कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये अभी के समय में तो एक पाश्चात्य संस्कृति को देखिएगा, जब आदमी बच्चे की चाहत नहीं रखता है तो ऐसे समय में तो लोग अपना शारीरिक संतुष्टि और अकेलापन दूर करने के ही ख्याल से लोग शादियां करते हैं। तो इस कंडीशन में एक सामान्य पुरुष भी किन्नर से शादी करके वो अपना जीवन यापन कर सकता है। जितने भी ये किन्नर होते हैं ये लोग अक्सर साड़ियों में दिखते हैं, सज पूरी तरह से अपने आप को मतलब सजा कर रखते हैं, एक स्त्री के रूप में सजी धजी हुई दिखाते हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब वो पुरुष के रूप में क्यों नहीं दिखना चाहते? पुरुष के रूप में भी लोग दिखते हैं। जो किन्नर पुरुष होते हैं वही किन्नर के वस्त्र में या किन्नर के स्वरूप में वो देखना आपको दिखेंगे। अन्यथा अधिकांश जो किन्नर जो हैं वो ट्रांस वुमेन ही होते हैं, वो किन्नर महिला ही होती हैं, लेकिन उनका शरीर पुरुष का होता है। इस कंडीशन में वो स्त्रियोचित श्रृंगार करते हैं, स्त्रियोचित कपड़े पहनते हैं, स्त्रियोचित उनके स्वभाव होते हैं। अमूमन किन्नर महिला के अपेक्षा किन्नर पुरुष कम ही होते हैं। मैंने भी अपने अध्ययन क्षेत्र में जब अध्ययन किया तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत कम संख्या में किन्नर पुरुष हैं। ट्रांस वाला जो न्यूज हम देखा है हमने, तो उसमें यही दिखता है कि जो लड़का है वो लड़की बन गया, ट्रांस कर लिया, अपना पूरा सारा सिस्टम रिप्लेस करवा दिया। तो ऐसा हमने कहीं नहीं देखा, बहुत कम हो, मैंने तो नहीं देखा, शायद आपको मालूम हो कि कोई लड़की किन्नर हो और वो लड़का बन गया हो अपना, ऐसा मैंने नहीं देखा। ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से छोटा सा हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे कि आप सत्यमेव जयते जो आमिर खान का जो एपिसोड आया है, उन्होंने ट्रांस सेक्सुअलिटी पे बहुत बड़ा एपिसोड बनाया है। उसमें ट्रांस मैन की भी बात की है, उसमें ट्रांस वुमेन की भी बात की है, उसमें लेस्बियन की भी बात की है, उसमें गे की भी बात की है। तो जब उसको आप जब देखिएगा तो आपकी दृष्टि व्यापक होगी और आपकी समझ जो है और बढ़ेगी। जो लड़का होते हुए भी उन्हें लड़का पसंद हो और लड़की भी पसंद हो, और लड़की को भी लड़की पसंद हो और लड़का भी पसंद हो, मतलब दोनों को दोनों पसंद हो, तो वैसी स्थिति में उनको किस श्रेणी में आप रखते हो? जी देखिए, ट्रांसजेंडर के बहुत सारे शब्दावली हैं और वो शब्दावली को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका सटीक उत्तर जो है वो होगा बाइसेक्सुअल, जिसको कि द्विलिंगी बोलते हैं। जी। उन्हें स्त्री भी पसंद है और उन्हें पुरुष भी पसंद है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसे आप देखेंगे कि कुछ वैसे भी ट्रांसजेंडर हैं जो कि न तो वो अपने आप को किन्नर के रूप में पहचान दे पाते हैं, न तो अन्य वर्ग में वो फिट बैठ पाते हैं, जो इसके अलग अलग शब्दावली हैं। तो उसके लिए जो है वो नॉन बाइनरी शब्द प्रयोग किया जाता है। LGBTQ के प्लस भी कर दिया जाता है, प्लस भी कर दिया जाता आगे है। जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे। तो ये जो है वो बहुत बड़ा एक समूह है और जिस पर कि बहुत बड़ी गहन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि क्या पहले लोग किन्नर केवल किन्नर होते थे, अब इसमें इतने सारे जुड़ते जा रहे हैं, बाइसेक्सुअल और लेस्बियन, गे ऐसे जुड़ते जा रहे हैं, और उसमें प्लस करने का भी ऑप्शन है। तो ये क्यों है? मतलब आदमी इसको जानबूझकर किस तरफ आकर्षित हो रहा है क्या? जैसे जैसे लोग इनके बारे में सोचना समझना बात करना प्रारंभ कर रहा है, उतनी नई नई चीजें आना स्टार्ट हो रही है। जैसे पहले लोग समझते थे कि कोई यदि स्त्री के साथ में यदि फिट नहीं बैठ रहा है या पुरुष के साथ में फिट नहीं बैठ रहा है तो वह किन्नर है। उसके लिए एक ही शब्द था किन्नर। लेकिन जब वो किन्नर को जब अलग अलग वर्ग में जब रखने का जब प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, तो समझ में आया कि नहीं बाबा, ये तो बहुत सारा शब्दावली है। लेस्बियन है, गे हैं, ट्रांसजेंडर हैं, बाइसेक्सुअल हैं और बहुत सारे इसके टर्म शब्द का है। तो उसी तरह से
पहले प्राचीन शब्दों में, प्राचीन शास्त्रों में किन्नर शब्द का अधिकतम प्रयोग किया गया है। वही लेकिन आज के समय में बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि इसके लिए यूज हो रहे हैं, और आने वाला समय में और भी हो सकता है कि कई प्लस प्लस करके और इसमें शामिल। किसी सुंदर जो मतलब क्या कहते किन्नर है, स्त्री किन्नर है, वो उसे देख करके आकर्षण हो गया जी, और पहली बार में मुझे नहीं लगा कि ये किन्नर है। जी। तो आकर्षण हो जाने के बाद क्या वो अपना बारे में फर्स्ट मीटिंग में बता देंगे कि मैं ऐसा हूँ, मेरा ये बैकग्राउंड है, मैं इस कम्युनिटी से नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी किन्नर आपको पहली मुलाकात में सब कुछ नहीं बताएगी। तो यदि मैं उसको डेट करने लग गया, हाँ, तो फिर हाँ, डेट करने लग गया, एक बार, दो बार, तीन बार, जब आप उनसे बार बार जब मिलिएगा, वो भी आपके बारे में समझेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मजाकिया तौर पे या गलत व्यक्ति है, आगे चल करके मुझे वो गलत तरीके से वो मुझे यूज कर लेगा। जब वो आपसे संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं नहीं, ये अच्छा इंसान है, ये अच्छा व्यक्ति है, इसका जो है मेरे प्रति हमदर्दी है, जब वो संतुष्ट हो जाएंगे, इसके बाद ही तो वो आपको यदि उस शारीरिक आकर्षण, जैसे क्या होता है कि पहली बार में तो कोई आदमी की कोई लड़की या लड़का को देख करके, विपरीत लिंग को देख करके आकर्षण होता है, फिर उससे बात करने की इच्छा होती है, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ता है। तो कोई ऐसी लड़की जो किन्नर हो या फिर जो भी हो, लेस्बियन हो, और उससे मेरा हो गया ऐसा, मतलब रिश्ता बनने लग गया, तो वैसी स्थिति में अपने को क्या करना? जब पता चलेगा तो क्या करें? हमारे साथ तो ऐसा फील हो गया तो धोखा हो गया। देखिए, ये तो आपकी भावनात्मक लगाव है ना। तो जब तक दोनों तरफ से भावनात्मक लगाव नहीं होगी, या उसको आप प्रेम कह लीजिए, तब तक आकर्षण बढ़ेगा नहीं। तो ये तो आपका एक तरफा हो गया। तो इसके लिए कई बार जब आप उनके साथ में मिलिएगा, उठिएगा, बैठिएगा, तो आप देखिएगा कि दोनों का लगाव होगा। कोई लड़की है, उससे शादी होने वाला है, और वो अपने घर में ये बात नहीं बता पा रहे कि मैं लेस्बियन हूँ, और जिस लड़के से मान लीजिए मेरे से शादी हो गया, और वैसी स्थिति में ना वो कंफर्टेबल रहेगी ना मैं। जी बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में अपन दोनों क्या करें? क्या मुझे वो रिश्ता को अंतिम स्टेज तक ले जाना चाहिए, या फिर उसको खत्म करके अपना जो प्रोसेस है और दोनों अलग अलग हो जाए? क्या करना ठीक रहेगा? देखिए, एक समाज शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम तो यही कहेंगे कि जो है वो विश्वास का चीज है। आप यदि जो हो नहीं, या अंदर से कुछ छुपा करके यदि आप शादी कर भी लेते हो, विवाह कर भी लेते हो, तो यह अस्थायी रूप से नहीं रहेगा। यदि ऐसा कुछ है आपके अंदर फीलिंग, तो अच्छा है कि आप शादी से पहले ही आप लोगों को बता दो, परिवार वाले को बता दो, उस लड़के तक बता दो। और बल्कि आपके एक गलती के कारण, एक गलती छुपाने के कारण किसी का जिंदगी न बर्बाद हो जाए, किसी का परिवार न बर्बाद हो जाए। इसलिए कि अभी के समय में एक बार शादी करना कितना खर्चीला है, कितना कठिन है, और किसी का जिंदगी अगर इस तरीके से खराब हो जाता है तो दूसरी बार शादी करना तो और मुश्किल हो जाता है। लेस्बियन शादी कर ले, गे शादी कर ले, तो फिर शादी करने का मतलब क्या है? आपने बोला था कि शारीरिक संबंध बनाना ही नहीं है, तो बच्चे पैदा होंगे नहीं। लेस्बियन करेंगे तो बच्चा पैदा नहीं होगा, गे करेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो बच्चा तो पैदा नहीं होगा, जनरेशन नहीं बढ़ेगा। और दूसरा है कि आपने बोला था कि आप ये शादी करना केवल शारीरिक संबंध बनाना ही नहीं होता है, तो फिर शादी कर क्यों रहे हो आप? शादी कर रहे हैं, शादी का एक बहुत बड़ा जरूरत महसूस होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक समाज में रहने के लिए, एक सुख दुख शेयर करने के लिए, एक खुशी गम में शामिल होने के लिए, अकेलापन को दूर करने के लिए भी एक पार्टनर की जरूरत होती है। लड़का से भी शादी कर लेने के बाद, एटलीस्ट हो जाने के बाद, वो तो हर चीज में सुख दुख में साथ देगा ना। साथ देगा। अब देखिए, एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई लड़का है और वो लड़की बन गई, उसके अंदर जो फीलिंग था, और उस लड़की से किसी लड़के का शादी हो गया, और बाद में पता चला कि ये पहले लड़का था, अभी लड़की बना है, और उसके बाद मेरा इससे शादी हुआ। तो वैसी स्थिति में तो लड़का, वो तो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल फील करेगा, यार ये लड़का से मेरा शादी हो गया। हम तो पहले, वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हम तो पहले ही बताए ना कि इस तरह के शादी
लुक छिपा करके या तोप ढांक करके शादी करने नहीं से करनी किसी का जिंदगी बर्बाद होगा। इसलिए अच्छा है कि आपके अंदर जो चीज़ है आप शादी से पहले बताएं, बल्कि आप किसी का जिंदगी बर्बाद ना करें। यदि लड़का के प्रति आपका आकर्षण नहीं है तो भी आप पहले बताएं, यदि आपके लड़की के प्रति आकर्षण नहीं है तो भी आप बताएं। और ये घर परिवार की भी ये आवश्यकता है कि वो इस चीज़ को समझे। यदि लड़का अगर कहता है कि मुझे लड़की के प्रति कोई आकर्षण नहीं है तो वो जबरदस्ती जो है किसी से शादी ना कराए, शादी के बंधन में ना बांधे।